नमस्कार बच्चों, मैं आशुतोष सिंह गुरुकुल के इस मंच से एक बार फिर से आपका जोरदार स्वागत करते हैं। और आई होप कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने पिछली क्लास में राज्य विधानमंडल के पार्ट 2 के बारे में विस्तृत चर्चा हमने यहाँ से किया था और आपने उस पर मनन भी किया होगा, चिंतन भी किया होगा। आज बच्चों एक नया टॉपिक के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ही कह दिया था कि अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ हिस्ट्री के बारे में भी चर्चा करेंगे। और आज हम हिस्ट्री के बारे में सेशन की शुरुआत करेंगे। और आज मॉडर्न हिस्ट्री से ही शुरुआत होगी, क्योंकि इसमें एंशिएंट भी है, मेडिवल भी है और मॉडर्न हिस्ट्री भी है। तो हम आज मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करने जा रहे हैं। और देखिए, इसमें एक जो सेशन होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन का होगा और एक सेशन जो होगा वो हिस्ट्री का होगा। तो हम आज हिस्ट्री से ही रिलेटेड आपको यहाँ पर सेशन लेने जा रहे हैं। और इसमें आज का जो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का है। और मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जो कि हर एक परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है। और आज का जो पहला टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में, वो यूरोपियों का आगमन है। आपने यूरोपियों के आगमन के बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा। उसमें बहुत सारे ऐसे व्यापारिक कंपनियां थी यूरोपियन की, चाहे वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो। तमाम सारे लोग भारत में आकर के व्यापार किए थे। तो उससे रिलेटेड हम लगभग 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और उसमें विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो आज बहुत ही बढ़िया रोमांचक मैटर यहाँ पर कंटेंट जबरदस्त तरीके से तैयार किया गया, इस पर काम भी किया गया है। बस आप लोग जो है इसको देखिए और देखने के बाद आपको ही फायदा मिलेगा और आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास ही किया जा सकता है। तो गुरुकुल परिवार लगातार सुधारों के साथ यहाँ से नया कंटेंट के साथ आपका मतलब आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहा है। तो आइए देखिए, पहला जो क्वेश्चन है उसी पर चर्चा किया जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन आ चुका है और आसान क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा। इसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से देखिए, इसमें ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका में सबसे पहले व्यापारियों के रूप में पहुंचे थे, जो कि अंततः अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना का कारण बना। इसमें जैसे हमने अभी चर्चा किया कि तमाम सारी ऐसी व्यापारिक कंपनियां थीं, चाहे वो ब्रिटेन की हो, चाहे वो पुर्तगालियों की हो, चाहे वो फ्रेंच लोगों की हो। तो उसमें सबसे पहले भारत में या अफ्रीका की ओर या पूर्व के देशों के ओर आने वाले जो लोग थे वो कौन से लोग थे। तो इसमें ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका में सबसे पहले व्यापारियों के रूप में पहुंचे थे, जो कि अंततः अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना का कारण बना। तो पूर्व की ओर जो पश्चिम के देश थे वो पूर्व की ओर समुद्री रास्ते से आने के लिए बाध्य हुए थे। और सबसे पहले अफ्रीका हो, चाहे वो अफ्रीका हो और चाहे वो एशिया हो, और एशिया में जैसे अपना भारत है, तो यहाँ पर आने वाले सबसे पहले कौन लोग थे। तो सबसे पहले भारत में कौन आए थे, तो आप बताएंगे पुर्तगाली लोग आए थे। आपने सुना होगा कि पुर्तगाली ही पहले क्यों आए थे। भाई, अंग्रेज भी आ सकते थे, फ्रेंच भी आ सकते थे, डेनिश भी आ सकते थे, लेकिन पुर्तगाली लोग ही भारत में सबसे पहले क्यों आए। तो वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था हेनरी प्रथम। तो हेनरी प्रथम ने भौगोलिक यात्राओं में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। नए नए आविष्कार भी उनके शासनकाल में हुए थे, जैसे दिशा सूचक यंत्रों की खोज भी कर लिया था, गणना करने वाले यंत्रों का भी खोज कर लिया था। और उनका एक अपना पर्सनल जो लगाव था वो भौगोलिक यात्राओं के विषय में था। तो हेनरी प्रथम के समय काफी पुर्तगाल ने तरक्की की थी, तो उन्होंने अचानक ये इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया यात्राओं के विषय में। तो उन्हीं के शासन काल में पुर्तगाल से पूरब के देशों की ओर इनकी रवानगी हुई और सबसे पहले अफ्रीका में पहुंचे, वहां पर भी कारखाने स्थापित किया। फिर उसके बाद भारत आए। तो हम लोग भारतवासी हैं, तो इसमें सबसे पहले
भारत में कौन यूरोपियन यात्री आया था? तो आप सबको पता होगा कि जैसे कहा जाता है कि 20 अगस्त 1498 ईस्वी को 1420 मई होगा, अगस्त नहीं होगा, 20 मई 1498 को भारत आने वाला प्रथम जो यूरोपियन यात्री था, प्रथम यूरोपियन यात्री, उसका नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत आया था। तो 1498 में प्रथम यूरोपीय यात्री या प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा 20 मई 1498 को भारत में आया था। और ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते से ही आया था, अफ्रीका होते हुए, और उसके बाद फिर ये भारत पहुंचा था। और सबसे पहले ये एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, उसका नाम था अहमद इब्न मजीद। तो अहमद इब्न मजीद, या उसको कहीं कहीं अब्दुल मनीक भी कहा जाता है। तो अहमद इब्न मजीद या अब्दुल मनीक जैसे गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से सबसे पहले ये कालीकट पहुंचा था। तो कालीकट ये जो पहुंचा था वो 20 मई 1498 ईस्वी को, और ये महीनों भर रहा था वहां पर। और ये 2 बार आया था भारत में, ये 2 बार आया था। एक तो 1498 में आया था, और दूसरी बार जो है ये 1501 में चला था, और 1502 में ये भारत आया था। तो देखिए, इसमें अभी आपको फिलहाल इतना ही जानना है इस क्वेश्चन रिगार्डिंग कि पश्चिम देश से पूरब की देश की ओर यात्रा करने वाले या अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना करने वाले सबसे पहले कौन लोग थे, चाहे अफ्रीका में हो चाहे भारत में हो। जो पहले चलेगा, जो पहले खोज करेगा, वही व्यक्ति उपनिवेश यहाँ पर स्थापित करेगा। तो सारे लोगों में, चाहे फ्रेंच हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे डच हो, चाहे डेनिश हो, चाहे पुर्तगीज हो, उसमें से सबसे पहले आने वाले जो थे वो पुर्तगाली थे। और पुर्तगालियों में सबसे पहला यूरोपियन यात्री वास्को डिगामा था, जो 20 मई 1498 को कालीकट में पहुंचा था। और वहां का जो शासक था जमोरिन, उसने जोरदार तरीके से इसका स्वागत किया था। तो वास्को डिगामा कितनी बार भारत में आया था? 2 बार आया था। एक 1498 में आया, महीने भर रहा, मसाले के व्यापार के लिए आया था। और मसाले में अगर देखा जाए तो काली मिर्च ये सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला मसाला था। यूरोपीय काली मिर्च ज्यादा पसंद करते थे, इसको एवन प्रिय कहा जाता है। अब थोड़ा अगर पूछा जाए कि मसाले ही सबको क्यों चाहिए था, चाहे वो डच हो, चाहे डेनिश हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे वो कोई भी लोग हों, यूरोपियन लोग हों, सभी लोगों ने मसालों पर फोकस किया था। तो सबको मसाला ही क्यों चाहिए था? क्योंकि यूरोपियन जो जलवायु है ये ठंडी जलवायु है, और ठंडी जलवायु से बचने के लिए गर्म भोजन की आवश्यकता होती है। और मांस जो है ये गर्म भोजन है, और मांस में अगर मसाला होता है तो उसकी यूटिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती, और भोजन को कई दिनों तक संरक्षित किया जा सकता है। और मसाला भी गर्म होता है, तो उसको पकाने के लिए, उसके यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए मांस को मसाले की जरूरत थी। और मसालों का जो बगीचा था वो एशियन कंट्री थे, और एशिया में भारत सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। काली मिर्च भी गर्म होता है। तो आप ये कह सकते हैं मसाले के चक्कर में ही अधिकतर यूरोपियन कंपनी हमारे भारत में आए थे। और जब पहली बार वास्को डिगामा यहाँ पर आया था, तो जब यह मसाला लेकर के गया था तो 60 गुना अधिक प्रॉफिट कमाया था, 60 गुने अधिक लाभ से वो वहां पर बेचा था। तो इसके जाने के बाद जब ये वापस जाता है तो फिर अदर जो यूरोपियन कंट्रीज होती हैं वो लोग भी भारत की ओर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हेनरी प्रथम ने पर्सनली वो पूर्व के देशों के व्यापार में इंटरेस्ट लिया था। भौगोलिक खोजों के बारे में उसका अपना विशेष रुचि था। दिशा सूचक यंत्र, गणना करने वाली जैसी मशीनों का आविष्कार वहां हो चुका था। इसीलिए पुर्तगाली यात्रियों में वास्को डिगामा सबसे पहले 20 मई 1498 को भारत के कालीकट में पहुंचा था। गुजराती पथ प्रदर्शक जिसने मदद किया था उसका नाम था अहमद इब्न मजीद या अब्दुल मनीक भी कह सकते हैं। उसकी सहायता से कालीकट पहुंचा था। तो यूरोप अफ्रीका में सबसे पहले डोमिनियन स्टेट किसने बनाया था, उपनिवेश किसने स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने। पहले का 3rd हो जाएगा।
अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। उस शासक का नाम बताइए, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया। तो कालीकट में जब पहुंचा था, मैंने आपको बताया 1498 ईस्वी को, और उसका जो सहायक था, सहायता करने वाला, अहमद इब्न मजीद, इसी की सहायता से वास्को डिगामा पहुंचा था। उस समय यहाँ का शासक जो था वो जमोरिन था। देखिए जमोरिन ये उपाधि हुआ करती थी। जमोरिन एक उपाधि है। केरल के हिंदू राजा अपने को जमोरिन कहते थे, उपाधि है। जमोरिन का मतलब होता है श्री, चाहे श्री कह लीजिए चाहे स्वामी कह लीजिए, ये सम्मानित शब्द होता था। तो श्री या स्वामी अपने नाम के आगे लगाते थे, तो जमोरिन एक उपाधि होती थी। तो उस समय यहाँ का शासक जमोरिन था। जमोरिन ने इसका स्वागत किया। जमोरिन ने जरूर स्वागत किया, लेकिन पुर्तगालियों के पहले यहाँ पर वेनिस के लोग जो थे, इटली वेनिस के लोग थे या अरब व्यापारी थे, इन लोगों ने इसका विरोध किया था। वेनिस के व्यापारियों ने, अरब के व्यापारियों ने पुर्तगालियों का विरोध किया था, और पुर्तगाली को तुरंत सपोर्ट नहीं मिला था, लेकिन जमोरिन ने इसका स्वागत किया था और इनको व्यापार करने की छूट दे दी थी। और 1502 में वास्को डिगामा फिर से आया था, और 1503 में पहले दुर्ग की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी तो आप बताएंगे, कोचीन में की थी। तो इसका जो हो जाएगा जमोरिन, इसका डी ऑप्शन सही है, जमोरिन होगा। जमोरिन ने जोरदार इनका स्वागत किया था, लेकिन जो पहले से व्यापारी यहाँ पर रह रहे थे, जैसे अरेबियन हो गए या वेनिस के लोग हो गए, उन लोगों ने इसका विरोध किया था। इसका डी होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, ऑथेंटिक है, आता क्वेश्चन, देखिए पढ़िए। और इसमें भारत में पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना दुर्ग कहां पर निर्मित किया। इसमें यह पूछ रहा है कि सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपना दुर्ग कहां पर स्थापित किया था, क्योंकि जब जहां पर ये लोग व्यापार करते थे तो वहां पर दुर्गीकरण कर देते थे, संरक्षित कर देते थे, ताकि और कोई कंपनी आकर के उस पर अधिकार करने का मन ना बनाए। तो ये इन लोगों की खासियत रही है कि जहां से व्यापार करते थे, जहां से इनकी एक्टिविटी होती थी, उसको घेराबंदी कर देते थे, ताकि अन्य जो यूरोपियन कंपनी है उस पर दबाव डालने के लिए तैयार ना कर हो, चिन्हित कर देते थे उस क्षेत्र को। तो सबसे पहले इन्होंने जो दुर्ग बनाया था 1503 में कोचीन में बनाया था, और यहाँ पर पहली बार इन्होंने कारखाने की स्थापना की थी कोचीन में। फिर 1505 में कन्नूर में दूसरे कारखाने की स्थापना की थी। तो पहली बार जो दुर्गीकृत किया था कोचीन में, केरल में, और मतलब पहली बार कोचीन में किया, दूसरी बार कन्नूर में किया था। तो इसमें यही पूछ रहे हैं कि भारत में पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना दुर्ग कहां पर निर्मित किया था, तो आप बताएंगे वो कोचीन हो जाएगा। कोचीन है, ये कोचीन है, इसका फर्स्ट हो जाएगा कोचीन। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो प्रथम वायसराय जो था, प्रथम वायसराय, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। ये 1505 से लेकर 1509 तक था ये। और जब ये आया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, तो इसका युद्ध हुआ था, और इसका युद्ध जो हुआ था वो गुजरात, मिस्र और तुर्की, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं ने
गुजरात, मिस्र और तुर्की की संयुक्त सेनाओं ने फ्रांसिस्को डे अल्मीडा का भारी विरोध किया था और लड़ाई हुई थी, और उसमें फ्रांसिस्को अल्मीडा ने इन तीनों को पराजित कर दिया था। मिस्र, तुर्की, गुजरात की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया था और इसके समय में द्वीप पर अधिकार कर लिया गया था। द्वीप पर अधिकार कर लिया गया था। तो पहला जो पुर्तगाली वायसराय है फ्रांसिस्को डे अल्मीडा है, जो कि 1505 में वायसराय के रूप में आया। लेकिन जब वो आया था तो तुर्की, मिस्र और गुजरात की संयुक्त सेनाओं ने यहाँ पर इसका बड़ा विरोध किया था। लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में फ्रांसिस्को डे अल्मीडा विजयी हुआ और इसने हिंद महासागर के जो क्षेत्र थे, जो हिंद महासागर के जो क्षेत्र थे, तो उस पर जो अधिकार था वो आप बता सकते हैं। ये जो सब क्षेत्र थे, यहाँ पर हिंद महासागर के जो क्षेत्र थे, तो हिंद महासागर के क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया था? तो आप बताएंगे अल्मीडा का हो गया था। अल्मीडा का हो गया था। इसने अन्य यूरोपियन कंपनियों पर दबाव डालने के लिए समुद्री क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमा दिया था। तो इसीलिए कहा जाता ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति। तो नीले पानी की नीति किसने अपनाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति किसने अपनाई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाई थी। अर्थात हिंद महासागर के जो व्यापारिक क्षेत्र थे, जल के रास्ते से जो भी मतलब जहाजें आती थी, तो उन पर जहाजों से किराया वसूलने का अधिकार कौन धीरे धीरे अपनी तरफ बढ़ा रहा था? तो आप बताएंगे पुर्तगाली लोग। तो पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के पानी वाले क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था और ये अधिकार सबसे पहले आप बता सकते हैं अल्मीडा ने किया था, क्योंकि अल्मीडा पहला ऐसा व्यक्ति था जिसके दिमाग में आ गया था कि जब रास्ते पर अपना अधिकार हो जाएगा तो जो भी आएंगे जाएंगे वो किसका परमिट लेना पड़ेगा? पुर्तगालियों का लेना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू किया था? फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। हालांकि यहाँ पर ये पूछ रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो आप बताएंगे फ्रांसिस्को डे अल्मीडा हुआ था, 1505 में आया था। थर्ड हो जाएगा, थर्ड होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया, बढ़िया क्वेश्चन है और ये आता है निम्न में से कौन सा नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो मैंने बताया ना कि जो ये हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर अधिकार धीरे धीरे ये जो क्षेत्र थे, यहाँ पर अधिकार या आधिपत्य, पानी वाले क्षेत्र पर आधिपत्य किसने जमा लिया था? तो आप बताएंगे डी अल्मीडा ने इस पर अधिकार जमा लिया था। तो जो भी अन्य जहाजें होती थी, यहाँ तक कि जो मुगल बादशाहों के भी व्यापार होते थे, उनको भी मतलब पैसा देने का अधिकार किसे हो गया था? मतलब कौन पैसा उनसे ले सकता है? अल्मीडा ले सकता है, क्योंकि पानी वाले क्षेत्र पर इसका अधिकार हो चुका था। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी एक सामुद्रिक व्यापारिक प्रतिष्ठा जमाने के लिए डी अल्मीडा के द्वारा की गई थी। इसका पहला हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फर्स्ट है। ब्लू वाटर पॉलिसी इसी से रिलेटेड है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, भारत में पुर्तगाली शक्ति का रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक कौन था? तो एक्चुअल या रियल फाउंडर कौन है, ये पूछ रहा है। तो जैसे इनके लिए बड़ा प्लेटफॉर्म फ्रांसिस्को डे अल्मीडा ने दे दिया था, लेकिन अब उस पर उस साम्राज्य को कंसोलिडेशन की जब बात होती है, उसको आगे ले जाने की बात होती है, तो वो अल्बुकर्क ने किया था। और अल्बुकर्क जैसे 1508-9 में आया था ये, उसके बाद फिर ये जब आया है तो इसने 1510 ईस्वी में सबसे पहले गोवा को जीत लिया, गोवा पर अधिकार कर लिया। और जब इसने गोवा पर अधिकार कर लिया और फिर आगे चल करके 1530 में ये गोवा जो थी पुर्तगालियों की राजधानी बन गई, पुर्तगालियों की राजधानी बन गई। हालांकि गोवा को जीता था अल्बुकर्क ने, लेकिन जो राजधानी बनाई गई थी वो नीनो डी कुनाहा के द्वारा बनाई गई थी 1530 में। और इसने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया के दो व्यापारिक मंडी थे, दक्षिण पूर्वी एशिया के दो व्यापारिक मंडी थे, जैसे हारमुज हो गया, हारमुज और मलक्का, मलक्का पर भी अधिकार कर लिया। तो मलक्का को भी जीत लिया, उधर गोवा को भी जीत लिया था
और आगे चल करके गोवा राजधानी बन गई थी। और इसने गोवा को कब जीता था अल्बुकर्क ने? तो अल्बुकर्क ने गोवा को जो है 1510 में जीता था। और किससे जीता था? तो बीजापुर का सुल्तान था। और बीजापुर के सुल्तान का नाम क्या था? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया था। यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके इसने जीत लिया था। और धीरे धीरे इसके मन में ये बात आ रही थी कि जैसे भारत में जो भारतीय महिलाएं हैं तो उनसे विवाह किया जाए पुर्तगालियों का। तो भारतीय महिलाओं से विवाह करवाने वाला और पुर्तगालियों की संख्या को बढ़ाने वाला जो पहला शासक था वो आप बताएंगे पुर्तगालियों में अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क का ये मानना था कि जैसे भारतीय महिलाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाए, उसके बाद फिर पुर्तगालियों की संख्या को आगे ले जाया जाए और उनसे जुड़ा जाए, बस्तियां बनाई जाए। तो जितने पुर्तगाली यहाँ पर बढ़ते जाएंगे उतना पुर्तगालियों के प्रभाव भी बढ़ते जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये पहला ऐसा व्यक्ति है जिसके दिमाग में आया था कि पुर्तगालियों की बस्ती स्थापित की जाए, भारतीयों से जुड़ा जाए और भारतीयों के धन पर प्रहार किया जाए और जो व्यापारिक मंडियां हैं इस पर अधिकार किया जाए और ज़्यादा ज़्यादा कारखाने यहाँ पर स्थापित किए जाए। तो गोवा को जीतने वाला, हरमुज और मलक्का पर अधिकार करने वाला, भारतीय महिलाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित करवाने वाला, पुर्तगाली बस्तियों को बसाने वाला पहला जो गवर्नर जनरल है वो कौन है? तो आप बताएंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। और गोवा सबसे पहले मतलब 1510 में जीता गया और ये 1961 में जाकर के आज़ाद हुआ था। तो रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो बेशक आप उसमें कोई संकोच नहीं, कोई लाग लपेट नहीं है, उसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और इसने गोवा को किससे छीना था? तो आप बताएंगे यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था। तो इसका सेकंड हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, सिविल लेवल का है। और इसमें आप जब समझेंगे, और हालांकि हमने क्लास में इस पर चर्चा किया है और आसानी से समझ में आ जाएगा, देखने में फिर भले ही बड़ा लग रहा है लेकिन इसमें दम नहीं है। पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बंबई सौंपे जाने का अवसर क्या था? पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बंबई सौंपे जाने का अवसर क्या था? मतलब ये पूछ रहा है कि ऐसा क्या कारण था, ऐसा क्या अवसर था या ऐसी क्या वजह थी कि जो बंबई पहले पुर्तगालियों ने जीता था और फिर बंबई बाद में पुर्तगालियों ने किसको दे दिया था? अंग्रेजों को दे दिया था। तो पुर्तगालियों ने बंबई को अंग्रेजों को क्यों दे दिया, इसकी वजह क्या थी? तो आइए हम आपको बताते हैं। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की जो महारानी थी, पुर्तगाल की महारानी का नाम था कैथरीन ब्रिगांजा। और कैथरीन ब्रिगांजा का विवाह जो हुआ था वो ब्रिटेन के राजकुमार थे और राजकुमार का नाम था प्रिंस चार्ल्स सेकेंड। तो देखिए राजकुमार है प्रिंस चार्ल्स सेकेंड और राजकुमारी है कैथरीन ब्रिगांजा। तो ब्रिगांजा रहने वाली पुर्तगाल की हैं और जो प्रिंस चार्ल्स है ये ब्रिटेन के रहने वाले। इनका विवाह 1661 में प्रिंस चार्ल्स का जो विवाह हुआ था वो ब्रिगांजा से हो गया। फिर पुर्तगालियों ने इनसे विवाह कर दिया और बंबई को 1661 में दहेज के रूप में दे दिया था। और जब दहेज के रूप में राजकुमार प्रिंस चार्ल्स पा गए तो प्रिंस चार्ल्स ने क्या किया, 1668 ईस्वी में बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में 10 पाउंड वार्षिक किराए के दर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो दहेज में 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रिगांजा के विवाह में प्रिंस चार्ल्स को दे दिया दहेज के रूप में। बंबई दहेज के रूप में प्रिंस चार्ल्स सेकंड पा गए। फिर प्रिंस चार्ल्स ने क्या किया, 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए की दर पर ईयर किराए की दर पर उठा करके ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो क्वेश्चन यही कह रहा है
पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बंबई सौंपे जाने का अवसर क्या था, मतलब वो क्या अवसर था, वो क्या घटना थी कि जो बंबई को अंग्रेजों को दे दिया गया। तो वही ब्रिगांजा का विवाह, जो कि राजकुमारी है, प्रिंस चार्ल्स से हो गया, जो कि ब्रिटेन के राजकुमार है, और विवाह के अवसर पर दे दिया। फिर उन्होंने क्या किया, 1668 में किराए पर दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के बदले। इसका क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा पुर्तगाली राजकुमारी ब्रिगांजा कैथरीन से चार्ल्स सेकेंड का विवाह हो गया। इसका सेकेंड हो जाएगा, इसका सेकेंड विवाह की वजह से बंबई इनको मिल गया था, सेकेंड हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है, मजेदार है। आज की क्वेश्चन बढ़िया है और आपको अगर यहाँ पर जुड़ने का प्रयास जरा सा भी करते हैं तो फायदा ही करेगा। जुड़िए और जोड़ते भी रहिए, इससे आप सिर्फ जुड़िए नहीं बल्कि और भी लोगों को जोड़ सकते हैं। भारत में मुद्रणालय का मतलब होता है प्रिंटिंग प्रेस और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पूछ रहा है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले निम्नलिखित में से पहले कौन थे। तो प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में पहले कौन लेके आया, जो आया वही तो लेके आएगा, जो पहले आएगा वही लेकर के आएगा। और प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले पुर्तगीज लोग हैं, पुर्तगाली लेकर के आए थे। और पुर्तगाली ने पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में गोवा में किया था। 1556 ईस्वी में गोवा में स्थापित किया था पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। हालांकि इसमें क्या होता था, जो बाइबल की प्रतिलिपियां होती थी, बाइबल जो ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है, तो उसकी प्रतिलिपियों को प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते थे। जो उसकी अच्छी बातें थी, बड़ी बातें थी, उसको भेजी जाती थी हिंदू भी पढ़ने के लिए। हिंदुओं को भी दिया जाता था, मुसलमानों को भी दिया जाता था, ताकि हमारे मतलब बाइबल को पढ़ें। और जब लोग पढ़ेंगे तो इसकी गुणवत्ता को जानेंगे, और जब पढ़ेंगे जुड़ेंगे, और जब जुड़ेंगे तो पुर्तगालियों का सपोर्ट करेंगे। तो इन लोगों ने बाइबल जैसी धार्मिक ग्रंथों के प्रतिलिपियों को छापने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए, अपने धर्म को लोगों के दिलों तक पहुंचाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करती थी 1556 में। फिर आगे चल करके न्यूज़पेपर भी आने लगे। और भारत में पहली बार जो अखबार की शुरुआत हुई, न्यूज़पेपर की शुरुआत हुई है, वो 1780 में हुई थी। तो भारत में पहली बार जो न्यूज़पेपर की शुरुआत हुई है 1780 में हुई है। और उस समाचार पत्र का नाम था द बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र है द बंगाल गजट, और इसको किसी हिंदुस्तानी ने नहीं लिखा था। द बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है। और ये कब हुआ था, 1780 में हुआ था, गोवा से हुआ था। और इसको लिखने वाला कौन था, ये किसका था, तो आप बताएंगे जेम्स ऑगस्टस हिक्की का ये समाचार पत्र था। तो देखिए, दो क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। आप जुड़िए और जुड़िए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बस इतना है कि आप देखते रहिए। जैसे पहली बार प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित हुआ, 56 में गोवा में पुर्तगाली लोग लेकर के आए थे। लाने का मतलब क्या था, तो ये अपने जो पॉजिटिव धार्मिक ग्रंथ होते थे उनकी प्रतिलिपियों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते थे। और फिर न्यूज़पेपर धीरे धीरे प्रकाशित होना शुरू हो गया। पहला समाचार पत्र कौन था, द बंगाल गजट था। 1780 में किसने प्रकाशित किया था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। तो इसका जो हो जाएगा थर्ड, पुर्तगाली लोग लेकर के आए थे 1556 में, थर्ड होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आ चुका है, कॉन्सेप्ट पर है, मजेदार है, बढ़िया है। बस केवल आपको पढ़ने की जरूरत होती है, और पढ़िए, देखिए, बाकी चीजें हम बता देते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और विचार ये करना है, दादरा और नागर हवेली जो 1961 में भारत का हिस्सा बने पर पुर्तगालियों का शासन था। तो 1961 में दादरा और नागर हवेली आया था, ये तो सही है भाई। पांडिचेरी तथा चंद्रनगर पर फ्रांसीसियों का शासन था, सही है। चंद्रनगर जो था 1949 में
पुर्तगालियों ने छोड़ दिया था। पांडिचेरी को फ्रांसीसियों ने, ये चंद्रनगर और पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का शासन था। तो चंद्रनगर को फ्रांसीसियों ने 1949 में छोड़ा था। पांडिचेरी को फ्रांसीसियों ने 1954 में छोड़ा था। और गोवा कब आजाद हुआ था? 1961 में स्वतंत्रता मिली थी। देश आजाद हो गया था लेकिन गोवा आजाद नहीं हुआ था, गोवा बाद में आजाद हुआ था 1961 में। तो दादरा और नागर हवेली जो 1961 ईस्वी में भारत का हिस्सा बना, पुर्तगालियों का शासन था, पहला सही है। पांडिचेरी था चंद्रनगर पर फ्रांसीसियों का शासन था, सत्य है। पांडिचेरी कब आजाद हुआ? 1954 में। चंद्रनगर को फ्रांसीसियों ने कब छोड़ा था? 1949 में। गोवा 1961 में आजाद हुआ, ये भी सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। हालांकि अब दादरा नागर हवेली को 26 जनवरी 2020 को इसको संघराज्य क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों को मिला दिया गया है। अब ये संघराज्य क्षेत्र में आ जाएगा। तो पहला सही, दूसरा सही और तीसरा सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, कॉन्सेप्ट पर है, बढ़िया क्वेश्चन है, केवल पढ़ने की जरूरत है, समझिएगा। देखिए भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इसमें ये पूछ रहा है कौन सही है। तो 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार पर उनका अधिकार हो गया। तो पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन पर अधिकार कर दिया और 1505 में कन्नूर पर अधिकार कर लिया। फिर 1510 में गोवा पर भी अधिकार कर लिया। उसके बाद 1532 में भी चिसुरा के पास अधिकार कर लिया। तो कोचीन भी आ गया, कन्नूर भी आ गया, गोवा भी आ गया, हुगली भी आ गया 1532 में। ये सब तो जीत ही रहे ना ये लोग। तो ये सब 16वीं शताब्दी में हो रहा है। पूर्वी व्यापार पर उनका एकाधिकार हो गया, बिल्कुल सही है। प्रारंभ में उनका बंबई पर स्वामित्व था। मैंने बताया ना कि बंबई पर अधिकार पहले पुर्तगालियों का था, लेकिन 1661 में जब रानी साहिबा ब्रिगांजा की शादी हो जाती है तो उठा करके अंग्रेजों को दे देते हैं। लेकिन बंबई शुरुआत में किसके अंडर में था? पुर्तगालियों के अंडर में था, ये भी सही है। तो देखिए 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार पर उनका एकाधिकार था। 3 में कोचीन पर अधिकार, 5 में कन्नूर पर अधिकार, 10 में गोवा पर अधिकार, 32 में हुगली अधिकार। तो चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 32, 16वीं शताब्दी ही तो मानी जाएगी। तो 16वीं शताब्दी पर इनका एकाधिकार था, ये सत्य है। बंबई शुरुआत में उनके अंडर में था, सही है। बंबई कब इनके हाथ से फिसला है? 1661 में, दहेज की वजह से। इनके पास कोचीन, दीव और दमन में व्यापारिक बस्तियां थीं, बिल्कुल थी। कोचीन, दीव और दमन में इन्होंने व्यापारिक बस्तियां बसाई थी, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। मुगलों ने उन्हें किसी व्यापारिक छूट से वंचित किया था। इसमें यह कह रहा है कि मुगलों ने इनको व्यापारिक अधिकार नहीं दिया था। शुरुआत में तो यही छाए रहे हैं। और अगर मुगल अधिकारी या मुगल बादशाह इनके साथ फैसिलिटी ना देते या इनको अधिकार ना देते तो पुर्तगाली यहाँ पर कैसे सिक्का जमा लेते? चाहे वो बंगाल हो, चाहे बंबई हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, बगैर बादशाहों की इजाजत के यहाँ पर पत्ता हिलने वाला नहीं था। तो चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कि व्यापारिक छूट से वंचित किया। वंचित किसी को भी नहीं किया गया था। सारे जो भी व्यापारिक कंपनियां थीं, बादशाहों की ओर से इजाजत मिल जाती थी और अंग्रेजों ने तो बड़ा बड़ा लाभ कमाया था उन्हीं से मिल करके। तो ऐसा नहीं है। गुजरात में अगर ये गए, बंगाल में गए, महाराष्ट्र में गए, दक्षिण भारत में गए, तो बगैर बादशाहों के आशीर्वाद के नहीं गए थे। तो चौथा गलत है। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही। इसका पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। इसका ए ऑप्शन सही है, ए आंसर सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है,
आसान क्वेश्चन है, पूछ रहा है, बढ़िया है। स्वतंत्रता के पहले उपनिवेश जो पुर्तगाली आधिपत्य और नियंत्रण में रहे, इसमें ये पूछ रहा है कि स्वतंत्रता के पहले कहाँ पर इन्होंने अधिकार किया था। तो खास करके जैसे गोवा हो गया, दमन हो गया, दीव हो गया, तो इन क्षेत्रों पर इनका अधिकार था। बंबई में भी था शुरुआत में, तो पांडिचेरी में तो नहीं था। पांडिचेरी और लक्षद्वीप यहाँ तो फ्रांसीसी थे, यहाँ तो भाई फ्रांसीसी थे, यहाँ पर तो नहीं था। दमन और दीव में था इनका अधिकार, तो दमन दीव पर इनका अधिकार था। दादरा नगर हवेली में भी अधिकार था। तो देखिए दादरा नगर हवेली में थे ये, और दमन दीव में भी थे ये, और लक्षद्वीप में फ्रांसीसी थे, गलत है। पांडिचेरी में थे ये, गलत है। तो ये दोनों जगह पर फ्रांसीसी थे, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत है। दादरा नगर हवेली में थे, सही है। दमन दीव में थे, सही है। और ये कब तक रहे दादरा नगर हवेली और दमन दीव में? 1961 तक रहे हैं। 1961 में जाकर के दादरा नगर हवेली और दमन दीव किसका हिस्सा बना था? भारत का हिस्सा बना था। तो इसमें ए सही है और डी सही है। ए और डी का मतलब पहला और चौथा, पहला और चौथा, पहला सही, चौथा सही है। पहला और चौथा सही है, थर्ड है। और दूसरा तीसरा इसलिए नहीं सही है क्योंकि पांडिचेरी और लक्षद्वीप जो है फ्रांसीसियों के अंडर में था, इसका थर्ड हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, फैक्ट पर है, कॉन्सेप्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है और है आसान। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? तो डच मतलब हॉलैंड, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो 1602 में स्थापित हुई थी। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी और इसको डच संसद द्वारा, डच की पार्लियामेंट ने डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए व्यापार करने की छूट दी थी। जितने भी यूरोपियन कंपनियां थी उनको व्यापार करने की भी छूट मिल जाती थी और ये भी आदेश पत्र मिल जाता था कि अगर मौका मिले, लगे हाथ, अगर मौका मिले तो अधिकार भी कर लेना। ये शुरुआत से ही आक्रमण करने के लिए इनको छूट मिल जाती थी। माहौल घर से ही बना के आते थे कि व्यापार करिए, अगर मौका मिला तो पूर्व के देशों पर अटैक करने में जरा सा भी परहेज नहीं होगा। तो 1602 में डच संसद ने 21 वर्षों के लिए इनको व्यापार करने की छूट मिल गई और फिर इन्होंने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना पहला प्रथम कारखाना बना दिया 1605 में। फिर 1616 में ये लोग सूरत में अपना कारखाना स्थापित किए डच लोग। उसके बाद जैसे 1632 है तो 1632 में पटना में इन्होंने फैक्ट्री डाल दी अपनी और 1650 में नागपत्तनम में अपनी फैक्ट्री डाल दी 1650 में। 1653 में चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री डाल दी चिंसुरा में। तो देखिए इसमें यही पूछ रहा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1632 में। 1632 में पटना स्थापित किया था, इसका सेकंड ऑप्शन सही है। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहला कंपनी इन्होंने पहली फैक्ट्री कहां पर डाली थी? 1605 में मसूलीपट्टनम में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब इसकी स्थापना हुई थी? 1602 में हुआ था और इसको 21 वर्षों के लिए व्यापार करने की छूट यहाँ पर दी गई थी। और डचों को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। आपने सुना होगा 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। तो बेदरा के युद्ध में 1759 में 1659 में बेदरा के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी से डच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1759 में जब हार जाता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जब ईस्ट इंडिया कंपनी से अंग्रेजों से हार जाती है तो इनका प्रभाव धीरे धीरे
कम हो जाता। वैसे भी डच लोगों का भारतीय मसालों के व्यापार में इंटरेस्ट कम था और इंडोनेशिया के मसाले व्यापार में इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो इंडिया के मसालों व्यापारों से कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट इंडोनेशिया के मसालों के व्यापार में था। और इनकी सत्ता कब कमजोर हुई है, कब अंग्रेजों ने इनको हरा दिया था, तो 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था, उसमें हरा दिया था। हालांकि इसमें यह कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी, 1632 में, और पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, 1602 में। शुरुआत में इनको 21 वर्षों के लिए डच संसद ने व्यापार करने का अवसर दे दिया था और ये भी कह दिया था कि व्यापार करिए, मौका मिले तो लगे हाथ अटैक भी कर दीजिए। अब इसका सेकंड हो जाएगा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, मजेदार क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर है, और इसमें ये आपको ढूंढना है कि डचों ने कहां कहां पर अपनी फैक्ट्री डाली थी, कहां कहां पर डचों ने अपनी फैक्ट्री डाली थी। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। तो इसमें नागपट्टनम में तो था ही था, चिंसुरा में भी था, मसूलीपट्टनम में। देखिए मसूलीपट्टनम 1605 में स्थापित हुई, 1605। चिंसुरा में इन्होंने 1653 में स्थापित किया। नागपट्टनम में इन्होंने 1650 में स्थापित किया। 1650 में नागपट्टनम, चिंसुरा में 1653, मसूलीपट्टनम में 1605, सूरत में 1616। इसका मतलब सूरत में, भरूच में, आगरा में, सब में था। अहमदाबाद, पटना तो अभी आपने पढ़ा ही था 1632 में। तो कोचीन में भी स्थापित थी, अहमदाबाद में भी स्थापित थी, पटना में भी, सूरत में भी, भरूच में भी, आगरा में भी, हर जगह ये छाए हुए थे। तो सूरत, भरूच, आगरा, नागपट्टनम, चिंसुरा, मसूलीपट्टनम, हर जगह, अर्थात इसका सब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही है, क्योंकि पुर्तगाली पहले आए थे तो यहाँ पर उन्होंने पैसा दिया, टैक्स दिया, व्यापार करने की छूट आगरा में भी मिली, सूरत में भी मिली, भरूच मतलब गुजरात में, कोचीन केरल में, अहमदाबाद, पटना, हर जगह पर फैक्ट्री उन्होंने स्थापित किया था। इसका डी हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है, और इसमें ये कह रहा है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। इसमें ये पूछ रहा है कि किस मुगल बादशाह के शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया। इसमें ये अगर पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तब भारत का बादशाह कौन था, तब तो अकबर था। लेकिन इसमें ये पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना, तो देखिए पहला कारखाना जो है, सबसे पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। लेकिन ये स्थायी नहीं थी, ये अस्थायी कंपनी थी। फिर 1612 में स्वाली का युद्ध होता है। स्वाली का मतलब होता है सूरत में जब युद्ध होता है, और युद्ध किसके किसके बीच में होता है, पुर्तगालियों के बीच में होता है और अंग्रेजों के बीच में होता है। क्योंकि जब अंग्रेज लोग वहां पर गुजरात में आए और व्यापार करने के नजरिए से वहां गए, तो ऑलरेडी पहले से पुर्तगाली वहां थे। तो पुर्तगालियों ने जहांगीर के कान भर दिए अंग्रेजों के को लेकर के। तो फिर अंग्रेजों ने षड्यंत्र के तहत यहाँ पर इनको पराजित किया, और पराजित जो हुआ था स्वाली में, सूरत में पराजित किया गया था। थॉमस बेस्ट नामक एक अंग्रेज अधिकारी था, तो थॉमस बेस्ट ने स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों को पराजित कर दिया। और जब अंग्रेज जीत गए, पुर्तगाली हार गए, तो फिर जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने
पुर्तगालियों के नहीं, जहांगीर ने अंग्रेजों के जीतने के बाद 1613 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री डालने की अनुमति दे दी 1613 में। तो देखिए इसमें अगर ये पूछा जाए कि पहला कारखाना अंग्रेजों ने कहाँ पर स्थापित किया था, तो मसूलीपट्टनम में, लेकिन स्थायी नहीं था बल्कि अस्थायी था। पहला स्थायी कारखाना 1613 में जहांगीर ने सूरत में अंग्रेजों को स्थापित करने के दे दिया था, क्योंकि 1612 में सवाली का युद्ध हुआ था पुर्तगालियों और अंग्रेजों के मध्य। तो अंग्रेजों का जो कमांडर था वो थॉमस बेस्ट था। तो थॉमस बेस्ट ने बेस्ट काम करते हुए अपने देश के लिए, मतलब अंग्रेजों के लिए काम करते हुए, और वो जीत गया, पुर्तगाली हार जाते हैं। तो अंग्रेजों की विजय पुर्तगालियों पर हो जाती है। इसी वजह से जहांगीर ने 1613 में सूरत में अंग्रेजों को कंपनी या फैक्ट्री डालने की अनुमति दे दी थी। तो इसमें यही पूछ रहा है कि पहला कारखाना जो स्थापित किया था पुर्तगालियों ने, तो उस समय भारत का बादशाह कौन था? जहांगीर था। तो अगर ये पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तब बादशाह कौन था? तब तो अकबर था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहली फैक्ट्री जो डाली थी वो 1613 में डाली थी। वो स्थायी थी सूरत में, और अस्थायी आप बताएंगे मसूलीपट्टनम में। इसका सेकंड हो जाएगा जहांगीर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, कॉन्सेप्ट पर है, अच्छा क्वेश्चन है जिसकी चर्चा हमने पिछले क्वेश्चन में की है। सूरत में अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया था? सूरत में अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया था? इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि अंग्रेजों को जहांगीर ने कारखाना स्थापित करने की छूट दे दी थी। तो मैंने बताया था कि गुजरात में पहले से ऑलरेडी पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे, और जब पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे तो उसी दरमियान अंग्रेजों का आगमन हो जाता है, और जब अंग्रेजों का आगमन होता है तो व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ जाती है। तो पुर्तगालियों ने जहांगीर के कान भरने शुरू कर दिए। तो 1612 ईस्वी में सवाली के युद्ध में, सूरत के युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं, पुर्तगाली हार जाते हैं, और जो अंग्रेज अधिकारी होता है थॉमस बेस्ट होता है, जब वो जीत जाता है तो उसी जीत की वजह से, पुर्तगालियों पर अंग्रेजों की विजय की वजह से वो प्रभावित होता है जहांगीर, और जहांगीर प्रभावित होकर के इनको व्यापार करने की छूट दे देता है, अर्थात सूरत में व्यापारिक कारखाना स्थापित करने की छूट दे देता है। तो किस कारण से जारी किया था? तो आप तुरंत बताइएगा। इसलिए जारी कर दिया था कि अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था। तो पुर्तगालियों को भगाने के लिए अंग्रेजों द्वारा मुगल बादशाह को नौसैनिक सहायता के कुछ प्रस्ताव के कारण नहीं, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली भेड़ों को पराजित किए जाने के कारण पराजित कर दिया था। इसलिए जो है इनको यहाँ पर सूरत में व्यापारिक कारखाना स्थापित करने की छूट दे दी गई थी। तो इसका जो हो जाएगा डी, सबसे ऑथेंटिक आंसर डी है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर मतलब सूरत के स्थान पर हराया था? इसमें कह रहा कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था? तो सवाली का युद्ध जो हुआ था, सवाली का जो युद्ध हुआ था वो युद्ध हुआ था दो लोगों के बीच में, पुर्तगाली बनाम अंग्रेज। अंग्रेज जीत गए थे, पुर्तगाली हार गए थे। और इस अंग्रेजी सेना का कमांडर अधिकारी कौन था? तो अधिकारी जो था थॉमस बेस्ट था। थॉमस बेस्ट ने बेस्ट काम करते हुए अपने अंग्रेजों के लिए वो जीत गया था और ये हार गया। तो थॉमस बेस्ट हो जाएगा। 1612 ईस्वी में सवाली के युद्ध में थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था। इसीलिए अंग्रेजों को सूरत में
पहली फैक्ट्री स्थापित करने की छूट यहाँ पर दे दी गई थी, जो कि स्थायी कारखाना था। सेकंड हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर है, धैर्य पूर्वक आप पढ़िएगा। बड़ा क्वेश्चन और भी आसान होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होता है। देखिए, भारत आने वाले यूरोपीय यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत आने वाले यूरोपीय यात्रियों के बारे में विचार करना है, तो जो यूरोपीय यात्री आए थे उस पर विचार कर लीजिए। सर थॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि को जहांगीर द्वारा सूरत में व्यापारिक कारखाना खोलने की अनुमति मिली। पहले तो आपको देखना सूरत में कारखाना कब खुला। सूरत में कारखाना खुला था 1613 में, ठीक। और जो थॉमस रो आया था, तो थॉमस रो जो आया था 1615 में आया था और 1619 में गया था। तो 1615 में आया और कारखाना तो पहले खुल गया था ना, 13 में कारखाना स्थापित हो गया था और रो आया था 1615 में। तो इसके लिए रो जिम्मेदार नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखानों को बढ़ाने में योगदान है, लेकिन सूरत के कारखाने में स्थापित करने में इसका कोई योगदान नहीं है, क्योंकि ये आया 15 में और सूरत में कारखाना कब स्थापित हुआ है, 13 में। पहला गलत है, पहला तो गलत हो गया, इसलिए गलत हो गया। ऑलरेडी सूरत में कारखाना स्थापित हुआ 13 में और ये आ कब रहे हैं 1615 और जा कब रहे हैं 19, तो कोई मतलब ही नहीं, ये काम तो पहले हो चुका है, ये गलत है। और रो की वजह से नहीं हुआ था, वो थॉमस बेस्ट ने स्थापित किया था, जीता था, तो उसी वजह से सूरत में कारखाना स्थापित हुआ था। पहला गलत। पुर्तगालियों के उकसाने से कैप्टन हॉकिंस को मुगलों के द्वारा आगरा से बाहर निकाला गया था, सही है। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत आया था और उसकी मुलाकात आगरा में जहांगीर से होती है। फारसी भाषा में इसने बातचीत की थी और जहांगीर ने इसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी और हेक्टर नामक जहाज से आया था। ये हेक्टर नामक जहाज से आया था, लेकिन ये कैप्टन हॉकिंस भले ही हेक्टर नामक जहाज से आया था, ये हेक्टर नामक जहाज का कैप्टन था। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज क्या था, तो रेड ड्रैगन था। रेड ड्रैगन जो है इसी के काफिले में था और ये सबसे पहले पहुंचा था। रेड ड्रैगन हॉकिंस के काफिले में था, ये सबसे पहले पहुंचा था। लेकिन इस जहाज में, रेड ड्रैगन जहाज में हॉकिंस नहीं बैठा था, हॉकिंस बैठा था हेक्टर नामक जहाज में। इसमें दो क्वेश्चन आता है। अगर ये पूछा जाए कि पहला अंग्रेजी जहाज जो भारत में पहुंचा रेड ड्रैगन है और किस जहाज में कैप्टन हॉकिंस आया, हेक्टर नामक जहाज में आया, दोनों उसी के काफिले में थे। रेड ड्रैगन पहले पहुंच जाता है, हेक्टर बाद में पहुंचता है। तो कैप्टन हॉकिंस यहाँ पर आया, फारसी में बातचीत हुई, इंग्लिश खां की उपाधि दे दी गई और बड़ा खुश हुआ जहांगीर। लेकिन बाद में पुर्तगालियों ने इसको भड़का दिया और फिर इसे आगरा से निकल जाने का प्रस्ताव भेज दिया गया। तो दूसरा सही है। कश्मीर की अपनी यात्रा पर फादर मानसरेट ने अकबर के साथ यात्रा की थी। तो फादर जो मानसरेट है ईसाई है, ये आया था और अकबर ने इसका स्वागत किया, इसके साथ यात्रा की थी। ये सच्चाई है। इसमें दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, पहला गलत है। तो दूसरा सही, तीसरा सही, 2 और 3 ऑप्शन सही है, पहला सही है। तो ये आपका ए आंसर सही हो गया। अब देखिए 18 क्वेश्चन थे, मैंने यहाँ पर चर्चा कर दिया है और बढ़िया क्वेश्चन थे। आशा करते हैं कि आपको भी समझाने में हम आपके दिलों तक पहुँचे होंगे और अगली बार जब हम यहाँ पर आएंगे तो नए टॉपिक के साथ आएंगे, लेकिन वो हिस्ट्री क्लास नहीं होगी। अगला जो सेशन होगा वो पॉलिटी का होगा। तो एक दिन हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा और एक दिन पॉलिटी पढ़ाया जाएगा। तो फिर नई शुरुआत जो होगी वो नए दिन होगी, नए टॉपिक के साथ होगी। तब तक के लिए जय हिंद।